चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। हम बात कर रहे थे लीगल एप्टीट्यूड की, हमारा चैप्टर चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो अगला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। आज काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स बताई जाएंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, और सिंपल से पॉइंट्स आएंगे तो एक बार समझते जाओ, कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। वैसा है सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजन किसे बोला जाएगा ऑब्वियसली, तो इसके लिए एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का। उस एक्ट के बेसिस पे सिटीजनशिप जो है वो डिफाइन की गई है इंडिया में, वैसा है। और वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, ये तो हम जानते ही हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी देख लेते हैं कि इन्होंने इसको कैसे समझाया हुआ है। सबसे पहले बोल रहे हैं द स्टेट इज अ कंपाउंड मेड ऑफ सिटीजन्स एंड दिस कंपेल्स अस टू कंसिडर हु शुड प्रॉपर्ली बी कॉल्ड अ सिटीजन एंड व्हाट अ सिटीजन रियली इज। तो बोला जो कंट्री है हमारा, जिसको स्टेट वर्ड से डिनोट किया जाता है, तो बोला कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं उनको मिला के हमारा कंट्री बनता है। बट सिटीजन किसे बोलेंगे और किसे नहीं, वो चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसा है द नेचर ऑफ सिटीजनशिप लाइक दैट ऑफ द स्टेट is a question which is often disputed. There is no general agreement on a single definition. The man who is a citizen in democracy is often not one in oligarchy. ठीक है, तो ये एक वर्ड है, मैं इसका मीनिंग एक बार चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली क्या बोला हुआ है, मुझे भी ध्यान में नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि डेफिनेशन नहीं है, कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं बनाई गई सिटीजनशिप की, और इसके मतलब अलग अलग निकाले जा सकते हैं। बेसिक ये बोला जा रहा है। Next, national citizenship remains an essential and enduring feature of modern life in terms of politics, elections, welfare state benefits, all around integration, etc. हाँ, सिटीजनशिप जो है उसको क्लैरिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है या फिर वेलफेयर प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ों के लिए क्लियर करना ज़रूरी है कौन सिटीजन है कौन नहीं है। क्योंकि इलेक्शंस में आपको पता है कि वोट कौन कर सकता है, एक कंट्री का सिटीजन ही वोट कर सकता है, हमारे कंट्री का सिटीजन नहीं है वोट नहीं कर सकता, तो उस पर्पज से क्लैरिफाई करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स देती है, सरकारी जितनी भी स्कीम्स होती है, उसका बेनिफिट भी हमारे सिटीजन्स को मिलता है, आउटसाइडर को तो मिलता नहीं है, तो फिर उसके लिए भी ये क्लैरिफाई करना नेसेसरी होगा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, Article number 5 to 9 of the Constitution determines who are the Indian citizens at the commencement of the Constitution. ठीक है। Article 10 it provides for their continuance as such citizens subject to the provisions of any law that may be made by Parliament. Okay. Article 11 entrusts the Parliament with powers to regulate the rights of citizenship. Article 11 में बोला है कि भाई citizens के rights क्या होंगे वो डिसाइड करने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया। तो ये MCQ में आप ध्यान रख सकते हो। In other words, the Constitution under Article 11 expressly left acquisition and termination of citizenship and all other matters relating thereto to the Parliament by way of legislation. The legislation related to this matter is the Citizenship Act 1955. ये मैं बोल रहा था, मतलब आर्टिकल 11 में कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को पावर दे दी है कि सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो उनको कैसे मिलेंगे और क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे वो सरकार डिसाइड कर सकती है। और उन्होंने डिसीजन लिया और इसके लिए एक एक्ट बनाया, द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, वैसा है। अब आर्टिकल नंबर 5 की बात जो पीछे हो रही थी ना, उसको स्पेसिफाई किया है। इसमें बोला आर्टिकल नंबर 5 प्रोवाइड्स दैट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमिसाइल मतलब उसका रहने का ठिकाना इंडिया में है। कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब हुआ वो आपको पता है, 26 जनवरी 1950, अपना रिपब्लिक डे। तो इस दिन पे जिस पर्सन का ठिकाना इंडिया में था, इंडियन टेरिटरी में वो रह रहा था, तो उसको सिटीजन माना जा सकता है। बात यहाँ से शुरू हो रही है। फिर बोला डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुए थे, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए थे तो आपके दोनों पेरेंट में से कोई एक अगर इंडिया में बॉर्न हुआ था तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हु हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब इस डेट से पहले के 5 साल, फर्स्ट 5 years बिफोर दिस, मतलब 1945 से 50 के बीच में अगर आप 5 साल इंडिया में एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रहे हो और इस डेट पे 5 साल पूरे हो चुके हैं तो भी आपको इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। तो या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो, या आप इंडिया में रहते हो, या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई इंडिया में बॉर्न हुआ है, या फिर पिछले 5 साल से आप ऑर्डिनरीली इंडिया में रह रहे थे, तो फिर आप इंडिया के सिटीजन माने जाओगे। ये चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। वैसे तो सिटीजनशिप कंसिडर करने के लिए आर्टिकल 5 में ये बात क्लैरिफाई की। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्पेसिफिक बोल दिया।
इससे सिटीजनशिप का क्राइटेरिया क्लियर होता है। अभी बीच में अगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो तो पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट ना एक एनआरसी और एक CAA की बात कर रही थी, मे भी कहीं पे सुनने में, इलेक्शंस के टाइम पे बात होती है। 2019 में मैटर बहुत हुआ था, सब जगह तोड़ फोड़ हंगामा हो गया था। एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने की बात की थी गवर्नमेंट ने, और एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 2019 में। और फिर कोविड आ गया तो मैटर थोड़ा साइडलाइन हो गया था। इसमें ऐसा बोला था कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा और कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे साबित हो सके कि आप इंडिया में ही रहते हो, या आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते थे, या यहाँ को बिलोंग करते थे। और जब ये मैटर आया था तो थोड़ा रिलीजियस भी हो गया था। काफ़ी लोगों ने बोला कि यार ये तो फिर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ताकि जो है नॉन हिंदूज है उनको परेशानी हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हमारा किसी नॉन हिंदू को परेशान करने का कोई इंटेंशन नहीं है। दो बातें इसमें हुई थी, CAA वाले में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ऐसा बोला कि जो इंडिया के आसपास के अपने एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये जो पूरा जोन है, इन कंट्रीज़ में जहाँ पे भी, नेपाल भूटान नहीं था लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार, ये 4 कंट्रीज़ तो स्पेसिफिक बोले थे। इन कंट्रीज़ में जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ की माइनॉरिटीज़, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये हमने पिछले काफ़ी साल से देखा है। तो बोले इस वजह से हम एक अलाउंस कर रहे हैं कि अगर वहाँ का कोई माइनॉरिटी जो वहाँ परेशान हो रहा है, अगर वो इंडिया आके रहना चाहे तो हम उसको इंडियन सिटीजनशिप देंगे। ये इन्होंने अनाउंस किया। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है वो तो ऑफिशियली इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि इस्लाम हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। तो वहाँ की माइनॉरिटी में कौन आया? इवन अफगानिस्तान भी इन्होंने कंसिडर किया था। वहाँ की माइनॉरिटी में कौन आया? हिंदू आ गए, सिख आ गए, बाकी की कम्युनिटीज आ गई, मतलब नॉन मुस्लिम जितने भी है वो सब वहाँ माइनॉरिटी में। ठीक है, तो हिंदूज है, सिख है, बाकी जितने लोग हैं वो सब वहाँ माइनॉरिटी में। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि पाकिस्तान का कोई हिंदू पर्सन या अफगानिस्तान का कोई सिख पर्सन ऐसा कुछ है, उसको अगर इंडिया आना हो तो हम उसको इंडिया की सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, रीजन बीइंग कि वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदूज को बहुत परेशान किया जाता है। काफ़ी बार न्यूज़ आती है, मंदिर तोड़ देते हैं, अटैक हो जाता है, किडनैप कर लेते हैं, मर्डर वर्डर कर देते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। तो उस वजह से या तो उनको फिर रिलीजन कन्वर्ट करवा देते हैं कंपलसरी, ऐसा भी होता है। तो बोला वो लोग भाग के इंडिया आने की कोशिश करते हैं, इससे बेटर है कि आप ऑफिशियली आ जाओ, आपको सिटीजनशिप दे देंगे। तो ये जो CAA का एक्ट पास किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो ये जो अपना 1955 वाला मैंने आपको बोला ना एक्ट, ये इसका अमेंडमेंट किया CAA में 2019 में। तब इस पर काफ़ी हंगामा चल रहा था कि भाई ये कैसे होगा। ऑपोजिशन ने बोला कि यार इंडिया में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, आप पाकिस्तान के सारे हिंदूज को इंडिया बुला लोगे तो यहाँ जो ऐसे खाने पीने की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, वो कैसे होगा? 2-4 करोड़ लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने बोला कि हम सबको थोड़ी ना बुला रहे हैं, हम तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब बोले पाकिस्तान में जो डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ तो पाकिस्तान में आई थिंक कुछ 16% पॉपुलेशन जो है ना वो हिंदू थी। आज की डेट में वो पॉपुलेशन बोला 1% से भी कम है ऑन पेपर। बोले कहाँ गए 15% हिंदू, कहाँ चले गए? तो बोले अगर उनको यहाँ बुला भी लेंगे तो बोले 1% कितना ही हो जाएगा, और हम का सबको बुला रहे हैं। हमने एक ऑप्शन दिया कि आप अप्लाई कर सकते हो, तो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट हमारे लोग वहाँ पे अगर परेशान हो रहे हैं तो फिर उनको यहाँ पे बुला लेना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा। तो ये एक बात हुई। दूसरा इसमें ये भी था कि अगर आप इंडिया में आते भी हो ना एज ए रेफ्यूजी, कि भाई हमें वहाँ परेशान कर रहे हैं, हम वहाँ पे माइनॉरिटी है, हमें यहाँ पे आप अलाउ कर दो, शेल्टर दे दो, तो एज ए रेफ्यूजी बुलाया जा सकता है। तो अगर कोई एज ए रेफ्यूजी या वीज़ा पे आता है तो उसको सिटीजनशिप जो मिलती है ना इंडिया की, वो कुछ 12 ईयर्स के बाद मिलती है। 12 साल आप इंडिया में रहो ना, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सिटीजनशिप, ऐसा होता है। गवर्नमेंट ने इस एक्ट में बोला कि हम इस चीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं और 12 साल से कुछ घटा के 5 या 6 साल कर रहे हैं। ऐसा है कि 5 या 6 ईयर्स भी आप इंडिया में रह चुके हो 2019 से पहले, तो आप डायरेक्टली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और साल वेट करने की जरूरत नहीं है। बोला ऐसा थोड़ी आते सिटीजनशिप दे देंगे, जो प्रोसीजर है वो तो रहेगा लेकिन ड्यूरेशन कम कर रहे हैं। ये सब उन्होंने पॉइंट्स रखे थे, तो इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। अब ऑपोजिशन पार्टीज को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है। उन्होंने बोला कि फिर ये तो आप कास्ट बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि कौन इंडिया में आके रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सिर्फ वहाँ की माइनॉरिटीज़ मतलब हिंदू पॉपुलेशन को बुलाने की बात की। गवर्नमेंट ने बोला आप बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। हमने बोला पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़, मतलब उसमें नॉन मुस्लिम्स सारे आ गए। हमारा बोलने का मतलब ये है
और आप अब इसमें ये आर्ग्यूमेंट मत करना कि फिर मुस्लिम्स को क्यों अलाउ नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो पूरा पाकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा। बोले हमारा आइडिया वो नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारी हिंदू फैमिलीज ने डिसीजन लिया कि हम वहीं रहेंगे, क्योंकि वो पहले से वहीं बसे हुए थे, तो अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। और जब दो देश बराबर ही बन रहे हैं तो हम भी यहाँ पे राइटफुली रह पाएंगे। बट आज सिचुएशन वहाँ पे वैसी है नहीं, और जो कमिटमेंट उस कंट्री ने दिया था वो वहाँ के लोगों को उन्होंने पूरा नहीं किया। बोला उस वजह से हम ये अलाउ कर रहे हैं कि भाई हमारे लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं, आए दिन रिक्वेस्ट आती रहती है कि भाई इंडिया आना है, और ऐसा होता भी है। पाकिस्तान में कितने लोग हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, सपोज कोई बोलता है मेरे को या किडनी का ऑपरेशन कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, हिंदू पर्सन है, तो इंडिया में किसी हॉस्पिटल में उसने अप्लाई किया, हॉस्पिटल वालों ने उसको अलाउ कर दिया कि भाई आके अपना ट्रीटमेंट करा दो। आते हैं, ट्रीटमेंट कराते, वापस नहीं जाते, इंडिया में फिर छुपते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन वापस नहीं जाते, और कोशिश करते हैं कि फैमिली में जितने मेंबर यहाँ पे आ सके आ जाए। ऐसे बहुत रियल केस हुए। फिर पुलिस पकड़ती है, उनको ढूंढती है, तो बोलते हैं आप हमें यहाँ जेल में डाल दो, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। बोले इतनी ख़राब हालत है हमारी कि वहाँ जाने से तो यहाँ इंडिया की जेल में रह लें। ऐसे स्टेटमेंट दिए उन्होंने। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर इतने परेशान हो रहे हैं तो अगर कुछ लाख लोग होंगे वहाँ पे तो हम अपने कंट्री में उनको इन्वाइट करने के लिए रेडी है। तो ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, अपोजिशन का अलग था, ये सब रियल मैटर्स हैं। अच्छा, फिर ये एक मैटर हो गया CAA वाला, इसमें हंगामा चल रहा था, काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई, राइट्स भी हुए, फिर कोविड आ गया तो ऐसा मामला शांत हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने बोला NRC का इंटेंशन क्या था समझो, नॉलेज के लिए भी जानना जरूरी है। NRC में गवर्नमेंट ने ये बोला कि यार इंडिया में ना आजू बाजू जो कंट्री है, स्पेसिफिक बांग्लादेश और म्यांमार, ये दो कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है कि भाई बॉर्डर जो है ना प्रॉपरली सील्ड नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर बहुत सील्ड है, कोई एकदम से आ नहीं सकता है। और बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में काफ़ी एरियाज ओपन है, आप आराम से चल के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म्यांमार के साथ भी ये प्रॉब्लम है, नेपाल भूटान में भी ओपन है। तो यहाँ के बहुत सारे लोग जो है ना वो इंडिया में आके इलीगली रह रहे, मतलब है बांग्लादेशी सिटीजन, रहते हैं इंडिया में। तो इन लोगों को कैसे पकड़ के वापस भेजें? तो ये तो गलत हो गया ना, कोई भी हमारे कंट्री में आके रह रहा है। एक तरफ हम वीज़ा देने की बात कर रहे हैं तो आप मना कर रहे हो, सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हो तो अपोज कर रहे हो। यहाँ से भी कितने लाख लोग आए होंगे। गवर्नमेंट ने बोला एक रजिस्टर बनाएंगे NRC, हर एक इंडियन से प्रूफ मांगेंगे कि आप प्रूव करो कि आप पहले से इंडिया में रहते हो। बोले कैसे प्रूव करें? अगर आप इंडिया में रहते हो पहले से तो आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। तो बोला आप, आपके मदर या आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर, आपके 3 जनरेशन में से किसी का भी अगर कोई प्रूफ है कि वो यहाँ पे रहते थे कौन से साल से, तो पता चल जाएगा कि आप इंडिया में ओरिजिनली रहते हो और आप बांग्लादेश और म्यांमार से नहीं आए हो। ठीक है, तो आपकी ना NRC रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी और एक आधार कार्ड जैसा आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो उससे हम ये ट्रेस कर पाएंगे कि कितने लोग इंडिया में इलीगली घुस आए। अब जिनका ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा उनको पकड़ के उनके कंट्री वापस भेजेंगे, बांग्लादेश, म्यांमार, जहाँ के भी वो है। ये गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया। इसमें भी बहुत हंगामा हुआ। ऑपोजिशन ने बोला कि यार पागलों जैसी बात कर रहे हो, 140 करोड़ लोगों का रजिस्टर बनाओगे, कब बनेगा, कितने साल में बनेगा? अच्छा, इंडिया में कितने बांग्लादेशी लोगों ने आके अपना नकली आधार कार्ड भी बनवा लिया है, अब वो कैसे टैली करोगे? अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़ में आया था, बांग्लादेश की कोई एक लेडी थी, वो कुछ पैसे वैसे एजेंट को पिला के इंडिया आ गई, फिर उसको शिफ्ट किया, मतलब मुंबई आई, नकली आधार कार्ड भी बनवा लिया, कुछ महीने मुंबई रही, फिर यहाँ सूरत में किसी होटल में या कहीं पे काम कर रही थी और उसको अरेस्ट किया। 4 साल से इंडिया में यहीं पे थी, तो है बांग्लादेश की लेकिन इलीगली आ गई थी। अब ये तो 4 साल बाद पकड़ी गई, अब बोले उसको डिपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश वापस भेजेंगे, कोई एजेंट को पैसे वैसे दे के आ गई थी। ऐसे तो कितने लोग होंगे, हज़ारों लाखों में होंगे। अब बंगाल साइड जाओगे तो बहुत मिलेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक ही हिस्सा था, 2 पार्ट हो गए। तो लोग आराम से वहाँ पे आके, उनकी बोली भी सेम है, दिखने में भी वही है, भाषा भी वही है, तो पता ही नहीं चलता है कि यहाँ का है कि वहाँ का है। अब वो इंडिया में आके कहाँ घूम रहे हैं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो 140 करोड़ लोगों का रजिस्टर कब बनाओगे? अच्छा, कितने एजेड लोग होंगे, कितने पुराने लोग हैं जो ना कभी स्कूल गए होंगे, ना उनका यहाँ का कोई बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, ना कुछ होगा, तो कैसे प्रूव होगा? तो बोला आपने बोल तो दिया लेकिन ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब ये सब पंगा चल ही रहा था और फिर कोविड आ गया तो बात शांत हो गई। अभी इलेक्शन के टाइम पे अमित शाह ने वापस बोला था, बोले NRC तो होके रहेगा, आप कुछ भी कर लो, ऐसा है, जब होगा तब होगा। बट गवर्नमेंट ने बोला, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे कनेक्टेड है, सिटीजनशिप को लेके ये बातें यहाँ पे हो रही है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है कि भाई पार्लियामेंट में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनके क्या पावर्स हैं, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, ये सब कुछ बोला हुआ है वैसा है। अब इसमें सबसे पहले बात हो रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि मतलब अथॉरिटी या पोस्ट है दैट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
अब इसके बारे में आप कितना जानते हो कितना नहीं, मैं पॉइंट बताता हूँ, फिर उससे देखना पता चलेगा। प्रेसिडेंट जो है जितने भी हमारे पास पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, उन सबके हेड, सारे पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे लैंग्वेज से भी दिख जाएगी। देखो, बोला देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है और हाउस ऑफ द पीपल क्या है, कुछ आइडिया है? हाँ बोलो। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब क्या? लोकसभा किसको बोलते हैं, राज्यसभा किसको बोलते हैं? हाँ, लोकसभा मीन्स हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा का मतलब काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। राज्य मतलब स्टेट्स ना, तो स्टेट्स की काउंसिल और अदरवाइज हाउस ऑफ द पीपल। सो दिस इज राज्यसभा एंड दिस इज हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा वैसे बोला जाता है। तो पार्लियामेंट जो है उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 हाउसेज होते हैं। ये 3 चीज़ों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। एमसीक्यू भी बन सकता है इसमें, वैसे समझ लो। प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सिलेक्ट करता है? तो बोला एक ग्रुप है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। ये टर्म यूज होता है, ये आप पढ़ने जाते हो वो कॉलेज नहीं है, एक ग्रुप को बोला जा रहा है, ठीक है। उसमें जो मेंबर्स हैं वो लोग मिलके प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वोट करने के लिए आप और मैं नहीं जाते, हमको राइट नहीं होता है। लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज हैं, ये लोकसभा राज्यसभा, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है विधानसभा, इन सब के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये लोग मिलके वोट करते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि लोकसभा के मेंबर्स के लिए आपने वोट किया है, अब लोकसभा के मेंबर्स मिलके प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे कि भाई इनके हाउसेज का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वैसा है। तो ये इसका सिस्टम है। आगे प्रेसिडेंट के पावर्स की बात हो रही है। इन्होंने बोला कि आर्टिकल नंबर 53 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें प्रेसिडेंट के पास यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर्स है। यूनियन मतलब टुगेदर इंडिया, और उसके सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स किसको दे दिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये बोला हुआ है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया। ठीक है, आगे एग्जीक्यूटिव पावर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या, वो भी बोला है। कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, सब कुछ डिटेल में समझाया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ये भी बोल दिया। अब देख लो और स्पेसिफाई किया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, सब कुछ, ये सब किसके कंट्रोल में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पावरफुल पोस्ट अगर कोई है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में क्या आएगा, लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी डिपार्टमेंट्स, वो सब कवर हो जाएंगे, सिंपल बात। मिलिट्री में आपको पता ही, आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के अंदर आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये सब आ गई, तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, ये सब मिला के मिलिट्री पावर। इन सब के हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे तब तक कोई कंट्री के साथ हम वॉर नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर के बोलने से कुछ नहीं होता, सिंपल ये ध्यान रखना है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कोर्ट की बात हो, सॉरी पार्लियामेंट की बात हो रही है। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स हेड ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और जुडिशियल पावर में आ गया कोर्ट, अपना लीगल सिस्टम। अब कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या काम है, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी को फांसी होती है ना, डेथ पेनल्टी, तो फांसी में क्या होता है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट से वो फांसी कंफर्म होती है, उसके बाद एक ऑप्शन होता है जिसको फांसी हुई है, वो एक मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। मर्सी मतलब माफीनामा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो माफी मांग सकता है कि भाई जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है और मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन डेथ पेनल्टी मत दो, एटलीस्ट फांसी मत दो। और कोई अगर रास्ता हो या उससे कम कर सको सजा, तो भले आप लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दो या 20 साल की जेल कर दो, कुछ भी, लेकिन फांसी से माफी दे दो। दैट इज कॉल्ड अ मर्सी पिटीशन, ठीक है। तो मर्सी पिटीशन जो है फाइल किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और अगर वो चाहे तो माफी दे सकते हैं, पर अगर वो माफी ना दे तो फांसी कंटिन्यू होती है, वैसा वो रहेगा। तो देखो आखिरी पावर जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक रास्ता बचता है जहां प्रेसिडेंट से मर्सी पिटीशन फाइल करके उनसे माफी मांग सकते हैं, वैसा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हो, मिलिट्री हो, लेजिस्लेटिव हो या जुडिशियल हो, सारी चीजों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सुप्रीम पावर्स रहते हैं, वो आपके सामने है, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं इसी से कनेक्टेड,
ये टर्म है ऑर्डिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। एकदम आराम से जा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी अपने पास, तो डिटेल पे बात कर सकते हो। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? नया वर्ड है आपके लिए डेफिनेटली, अभी तक कहीं पे भी आपने वर्ड सुना नहीं होगा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। अब यहाँ पे समझ लो, अपन ने बात की थी कि जो एक्ट पास करने के या कानून बनाने के पावर्स है वो किसके पास होते हैं। वो हमने देखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट। तो हमने बात की थी कि भाई लोकसभा में पहले बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, और फिर बाद में फाइनली उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना अप्रूवल देते हैं, तब जाके कानून बनता है। ये बात हुई थी। अब इसी से कनेक्टेड स्टोरी है, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखो, ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है कि डेली 10 से 6 काम होगा यहाँ पे, तो पार्लियामेंट के सारे मेंबर हर रोज लोकसभा जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने कहीं पब्लिक लाइफ में सुना होगा। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के ना सेशंस होते हैं। एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन, एक होता है समर सेशन, ऐसे सेशंस होते हैं। तो पार्लियामेंट पूरे साल में सिर्फ 80 से लेके 110 दिन ही काम करता है पूरे साल में। आप सोचोगे यार ये तो इससे अच्छा तो बिजनेस ही नहीं है, पूरे साल में से 100 दिन काम करना है बाकी छुट्टी। ऐसा नहीं है, 80 दिन पार्लियामेंट चलती है। ये सेशंस होते हैं ना, ये 25 से 30 दिन 35 दिन का एक सेशन होता है, ऐसे 3 सेशंस होते हैं। तो पार्लियामेंट में जो आप टीवी पे देखते हो कि पार्लियामेंट में गैदरिंग होती है, सारे एमपीज आते हैं, वो इतने दिन ही होता है पूरे साल में। बाकी के साल ये सारे एमपी अपनी अपनी टेरिटरी में काम करते हैं। अब सूरत से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो सूरत में भी तो काम करते हुए दिखने चाहिए ना, यहाँ के रोड्स देखने हैं, यहाँ की चीजें देखनी है, यहाँ का डेवलपमेंट देखना है, इतने सारे काम है, वो कब करेंगे? तो मेजोरिटी टाइम तो यहीं पे होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जाना पड़ता है मीटिंग्स के लिए, तो वो मीटिंग्स जो है ना वो साल में इतने दिन होती है, बाकी दिन ये लोग अपने टेरिटरी में काम कर रहे होते हैं, वैसा है। अब पॉइंट ये है कि कोई भी अगर बिल पास करना है जिसको कानून में बदलना है, तो वो बिल पास करने के लिए आपको ये दोनों जगह जाना पड़ेगा, और फिर लास्ट में वो प्रेसिडेंट का कंसेंट आता है, वैसा है। बट ये राज्यसभा लोकसभा पूरा साल तो काम करती नहीं है, ये तो खाली 80 दिन 100 दिन काम करते हैं, तो बाकी के 200-250 दिन तो बंद होती है। समझ आ रहा है? अब उस टाइम पे जब ये लोकसभा बोलते सेशन में नहीं है, मतलब छुट्टी पे, या राज्यसभा सेशन में नहीं है, छुट्टी पे, उस टाइम पे अगर कोई बिल पास करना हो तो क्या करें? 2 रास्ते हैं इसके। या तो आप इनका इमरजेंसी या स्पेशल सेशन बुलाओ। स्पेशल सेशन बुलाने का मतलब सारे एमपीज को इंडिया से इकट्ठा करो, भाई दिल्ली आ जाओ फटाफट, मीटिंग है। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि जब इनका अगला सेशन स्टार्ट होगा, जैसे भी विंटर सेशन चल रहा है तो ये खत्म हो गया, इसके बाद समर सेशन स्टार्ट होगा, तब ये बिल को प्रेजेंट करेंगे। तो आइदर यू वेट और यू गो फॉर इमरजेंसी मीटिंग। दोनों चीजों के अपने अपने फायदे नुकसान है। इमरजेंसी मीटिंग का मतलब खर्चा, पूरे इंडिया के एमपीज को सरकारी खर्चे पे न्यू दिल्ली बुलाओगे तो करोड़ों रुपए तो आने जाने में लग जाएंगे। अगर उतना अर्जेंट मैटर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगले सेशन का वेट करो। बट अगर मैटर अर्जेंट है तो क्या करें? अब इतना पैसा भी खर्च नहीं करना है और इतनी इमरजेंसी में सबको बुला भी नहीं सकते। कितनी बार इलेक्शन टाइम होता है, सब लोग नहीं आ पाते, कहीं ना कहीं रैली में बिजी होते हैं। इसका एक बैकअप ऑप्शन निकाला, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ये बैकअप ऑप्शन है। अब इसमें ऐसा है कि जो प्रोसेस है, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, ये 3 स्टेप्स होते हैं ना बिल को पास करवाने के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे इस टॉपिक में आर्टिकल नंबर 123 में पावर दिया गया कि अगर लोकसभा और राज्यसभा छुट्टी पे है या इन दोनों में से कोई एक छुट्टी पे, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली वो बिल को पास कर सकते हैं, टेम्पररी। ठीक है, बोला कोई बात नहीं, आप लोग जब आओगे तब बात कर लेंगे, अभी मैं एक बार के लिए बिल पास कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो वो अथॉरिटी है। तो ये जो बिल वो पास करते हैं ना, वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता डायरेक्ट, उसको बोलते हैं पासिंग एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब टेम्पररी एक्ट। ये तब तक के लिए वैलिड होता है जब तक ये दोनों छुट्टी से वापस नहीं आ जाते। अब जैसे ही अगला सेशन स्टार्ट होगा, जो भी सेशन होगा, तो यही बिल फिर से लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू पास होगा और इस पर चर्चा होगी और इस पर वोटिंग होगी। अगर वहां पे ये पास हो गया तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर एक्ट में, और अगर नहीं पास हुआ तो ऑर्डिनेंस को खत्म कर देंगे कि भाई ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग में पास नहीं हुआ तो जब अभी तक ठीक था, अब आगे ये यूज नहीं होगा, वैसा है। तो एक बिल को टेम्पररीली पास करना हो और ये सब सेशन में ना हो, छुट्टी पे हो, तो ऑर्डिनेंस का रास्ता है। और ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? दिस इज अ बैकअप पावर, दिस इज नॉट अ पैरेलल पावर। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी चला रहे हैं, जब उनको मन करता है वो अपना बिल पास करके ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर पार्लियामेंट रनिंग है तो प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकते, फिर तो उनको लोकसभा के थ्रू ही जाना पड़ेगा, भाई बिल प्रेजेंट करो, देख लेते हैं, वोटिंग के थ्रू देख लेते हैं। बट अगर ये दोनों छुट्टी पे है या इनमें से कोई एक छुट्टी पे, तो फिर ऑर्डिनेंस का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास रहता है। और ऐसा बहुत बार होता है, ऑर्डिनेंस का यूज बड़ा कॉमन है
एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, आपने फार्म लॉज के बारे में सुना था कुछ? फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर थोड़ा बहुत याद हुआ, 2-3 साल पहले दिल्ली की बॉर्डर पे ना सारे फार्मर्स इकट्ठा हो गए थे और बैठे हुए थे वहाँ पे, ठीक है, और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो कानून लेके आए हो ना वो गलत है, काले कानून ऐसे करके उन्होंने नाम दिया था कि फार्म बिल जो है वो गलत है। अब है ना, इसमें हुआ ये था कि फार्मर्स के लिए सरकार 3 बिल लेके आई थी, जिसमें उन्होंने बोला कि हम फार्मर्स की भलाई के लिए कुछ कानून लेके आ रहे हैं। फार्मर्स ने बोला कि ये कानून से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप इसको वापस ले लो। अब कोई भी बिल पास होते हैं तो आपको पता है अपना प्रोसेस, गवर्नमेंट ने ये कोविड के टाइम पास किए जब पार्लियामेंट बंद थी, और उन्होंने रास्ता यूज किया ऑर्डिनेंस का। तो सारे फार्मर्स ने बोला इतनी जल्दी क्या थी, आप पार्लियामेंट खुलने देते, कोविड जाने देते, लेकिन प्रॉपर चर्चा तो होती, ऑपोजिशन को सवाल तो पूछने का मौका मिलता। आपने तो ना हमसे पूछा ना ऑपोजिशन को पूछा, सीधा आपने ऑर्डिनेंस का रास्ता यूज करके बिल पास कर दिया। ये गलत नहीं हो गया? तो गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो, कोविड की वजह से पार्लियामेंट बंद है तो काम भी तो रुका हुआ है, हमें 5 साल में अपना टारगेट भी तो पूरा करना है, तो भाई हमने ये रास्ता यूज किया और काम चलने दिया। अब इसका प्रोटेस्ट हुआ तो फार्मर सारे दिल्ली आ गए हड़ताल करने, उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया, बॉर्डर पे पुलिस ने रोक दिया, वो बॉर्डर पे हाईवे पे बैठ गए साइड पे। 1 साल तक मैटर चला, कितने सारे फार्मर्स की डेथ भी हो गई। फिर फाइनली गवर्नमेंट ने वो बिल वापस ले लिया, बहुत चला। बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि चलो फार्मर्स को नहीं समझ आ रही, उनकी गलती, कोई बात नहीं, हम बिल वापस ले लेते हैं। और वो बिल वापस लेते लेते इतना लेट हो गया कि उसका इम्पैक्ट इलेक्शंस में दिखने लगा, बिकॉज तब पंजाब हरियाणा में इलेक्शन थे और पंजाब इलेक्शन के 15 दिन पहले बिल वापस लिया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पंजाब में बीजेपी को मिली 0 सीट, क्योंकि मोदी जी के नाम पे किसी ने वोट ही नहीं दिया। बोले ऐसे करोगे, हमको परेशान करोगे तो फिर हम वोट कैसे करेंगे। तो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई और ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। वैसा है, ठीक है, कंडीशन क्लियर। तो ये ऑर्डिनेंस का इफेक्ट है, ये सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, ऑर्डिनेंस की लाइफ टाइम की वैलिडिटी होती है कुछ, कि ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड है। जैसे ही ऑर्डिनेंस पास किया उसके बाद जब ये दोनों हाउसेस सेशन में आ जाएंगे, दोनों चल रहे होंगे, वहां से ना 6 वीक्स ऐसी टाइम लिमिट भी होती है, कहीं अगर इसमें आई तो ठीक है, नहीं तो नॉलेज के लिए रख लेना। वहां से 6 वीक्स के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस एज अ बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके पावर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ टेम्पररी बेसिस पे है। तो पार्लियामेंट छुट्टी पे है तो प्रेसिडेंट अपने पावर्स का यूज करके काम रुकना, मतलब चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, उस इंटेंशन से वो लोग ये करते हैं। बोलो, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? यहाँ तक स्टोरी समझ आएगी? इसमें ऑर्डिनेंस में होता क्या है। अब ऐसे सेम पावर स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास भी होते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ तो आपका ये टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा। जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास नेशनल लेवल पे है, वही पावर्स गवर्नर के पास स्टेट लेवल पे होते हैं, एग्जैक्टली सेम। तो ऑर्डिनेंस ये भी पास कर सकते हैं और स्टेट लेवल पे गवर्नर भी पास कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम पावर्स। ये लोग न्यूट्रल एंटिटी होते हैं। प्रेसिडेंट किसी रूलिंग पार्टी को बिलोंग नहीं करते, गवर्नर किसी रूलिंग पार्टी को बिलोंग नहीं करते। ये सब स्टोरी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, सब इसके अंदर लिखा है, मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताई दिए। जो गवर्नर वाला आंसर बोल रहा हूँ आगे मिलेगा, देख लो, पिक कर लो, बता ही देता हूँ, है तो फिर प्रॉब्लम। ये रहा, ये आपका आंसर समझो कवर ही हो गया, रिपीट आंसर स्टेट लेवल पे, ठीक है, टिक कर लेना, बस रीड करना रहेगा। गवर्नर वाली स्टोरी पूरी कवर हो गई इसमें। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आ रहा है? आगे बढ़े। अब इंफॉर्मेशन है पूरी रिगार्डिंग राज्यसभा एंड लोकसभा, देख लो, ये एमसीक्यू में काम आएगा वैसा डेटा है। राज्यसभा क्या है, अपन बात कर ही रहते हैं कि भाई स्टेट के मेंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट होके आते हैं, उसी की बात की है यहाँ पे। बोला काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा जो है इसमें कुछ 12 मेंबर होते हैं, 12 मेंबर्स, टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से नॉमिनेटेड कि भाई इसको रख लो, उसको रख लो, ऐसा। और बाकी 238 रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, मतलब जो एमएलए होते हैं उनमें से राज्यसभा की टिकट मिलती है, जो अपने अपने स्टेट में इलेक्शन जीत के आए हुए हैं कैंडिडेट्स हो, तो वहाँ की स्टेट विधानसभा उनको नॉमिनेट करती है कि हमारी तरफ से गुजरात से आप चले जाओ, ऐसा। राज्यसभा में बड़ी सीट मानी जाती है, राज्यसभा की कुर्सी मतलब बड़ी चीज होगी। तो 238 और 12 250 टोटल ये नंबर हो सकता है मैक्सिमम। अब बोला कि कौन से स्टेट से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ये कैसे डिसाइड होगा। तो बोला इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, 4th शेड्यूल, उसमें कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से काम होता है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें, मैं आपको कंसेप्ट नहीं दे सकता, मैं बता सकता हूँ कि भाई ये चीजें यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट,
प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करेंगे? जो उनको अच्छा लगे, जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट्स में, सोशल सर्विस में, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। अब कितनी बार सेलिब्रिटीज को भी नॉमिनेट करते हैं। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है, तो उनको नॉमिनेट किया हुआ है। तो वो, अब वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन एक ऑनररी पोस्ट भी होती है कितनी बार, वैसा भी है, उस हिसाब से उनको नॉमिनेट किया हुआ है, वैसा होता है। जाते नहीं है बहुत बार राज्यसभा, लेकिन नॉमिनेट किया हुआ है, अटेंडेंस कम है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमने देख ही लिया कि भाई जो एमएलएज हैं स्टेट के, उनकी तरफ से यहाँ पे नॉमिनेशन आते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वोटिंग के थ्रू होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोटिंग सिस्टम यूज होता है। नेक्स्ट, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। ये तो डायरेक्ट इलेक्शन, अपने जो हर 5 साल में वोट करने जाते हैं, तो वो लोकसभा इलेक्शंस। इसमें क्या डेटा है वो समझ लो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो है 552 मेंबर्स। इसमें से इलेक्शंस के थ्रू 530 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, वोटिंग के थ्रू जो आप वोट करते हो। स्टेट्स में से 20 मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटरी में से, तो 530 प्लस 20, और 2 मेंबर जो हैं वो सीट्स रिजर्व रखी गई है फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 2 सीट्स हैं फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब बोला एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उन्हें बोला जाता है क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल रहा है। तो बिफोर दैट, इंडिया के पार्टीशन से पहले ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी मैरिजेस में कपल में एक पर्सन जो है वो ब्रिटिशर है और एक इंडियन है। जैसे ब्रिटिश कोई पर्सन मेल है और इंडियन फीमेल है या वाइस वर्सा है, तो वो जो मैरिजेस हुई, उनके जो बच्चे हुए, उनको ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोला जाता है। मतलब आधे इंडियन है, आधे इंग्लिश है या ब्रिटिश है, वैसा, दैट इज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो उनको 2 सीटें उनके लिए रिजर्व रखी गई यहाँ पे। अब इनके जाने के बाद भी ना, इनको यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दी हुई है। वैसा है, अपना इंडियन कल्चर ही वैसा है। कोई कितनी भी अपनी बैंड बजा के जाए ना, उसको रिस्पेक्ट देना नहीं छोड़ते। तो जिनको लात मार के भगाना चाहिए ना, उनको पकड़ के रखा है। बट इसमें क्या है ना, आधी इंडियन कम्युनिटी भी है, तो फिर पूरा भी उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट अपने वालों के हिसाब से थोड़ा इनको भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया। वैसा अभी रिसेंटली मैं एक सीरीज देख रहा था, सोनी लिव पे आई है, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें उन्होंने पूरी ये स्टोरी दिखाई है कि जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी और क्या नहीं। तो काफ़ी अच्छी, अगर वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो देख सकते हो, उसमें ये सब बताया हुआ है। ओके, आगे लास्ट पॉइंट इसका, ये जो लोकसभा की जो सीट्स है ना, उसमें कौन से स्टेट से कितनी सीटें आएंगी। जो 530 बोला हुआ था, इसमें गुजरात की कितनी, उत्तर प्रदेश की कितनी, मध्य प्रदेश की कितनी, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। रेशियो रखा हुआ है, इतने लाख मेंबर पे इतना एक रिप्रेजेंटेटिव, वैसा है। अब इंडिया में जो लोकसभा की सीट्स है ना, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 530 में से 80 सीटें हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन आज की डेट में 25 करोड़ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, बहुत बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज इंडिया का लार्जेस्ट। ये गुजरात की पॉपुलेशन 7 करोड़ के अराउंड है, 6.5-7 करोड़। उत्तर प्रदेश इज 25 करोड़। 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो सीटें भी ज़्यादा होंगी। तो आप देख लो, रेशियो आपको दिखेगा ही। तो 530 टोटल सीट्स है सारे स्टेट की, उसमें उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। अब पॉलिटिक्स में ऐसा बोलते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने लोकसभा जीत ली, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी ग्रिप अच्छी है तो 530 में से आप मैक्सिमम सीटें लेके जाओगे जो लोकसभा इलेक्शन होगा। अब लोकसभा इलेक्शन में एक टाइम पे ना 2014 में बीजेपी की कुछ 70 या 78 सीट्स आई। सोचो, तो 530 में से चाहिए होती है 50%, 265, 270, 272 बोलते हैं मैजिक नंबर। 272 में से अगर 70 आपके उत्तर प्रदेश में से आ गई तो बाकी कंट्री में से जितनी भी सीटें आएंगी ना, वो इनफ होंगी। तो उत्तर प्रदेश में आपकी पकड़ अगर वीक है तो आपकी सीटें कम हो जाएंगी। इस बार उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई है, जो भी 2024 इलेक्शन हुए उसमें कुछ 40 या 50 के आसपास सीटें आई है। तो सीटें गिरी तो टोटल काउंट में भी तकलीफ हो गई। 2 पार्टी से कोएलिशन किया तब जाके मेजोरिटी बनी, नहीं तो इंडिविजुअली बीजेपी की इस बार मेजोरिटी नहीं बनी। लास्ट टाइम 2 बार बन गई, इस बार नहीं बनी। रीजन वही है कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई, अयोध्या में हार गए। इतना बड़ा राम मंदिर बनाया और वहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया, ये भी पंगा हो गया। वैसा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो पॉपुलेशन के रेशियो में सीटें अलॉट की जाती है, ये पॉइंट। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये अपन बात कर चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। अगर आपको ध्यान में हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जैसे अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो सारा काम अकेले करेंगे, उनकी टीम होती है ना, वो
रेलवे मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, फाइनेंस, डिफेंस, ये सब होता है। ठीक है, तो जो टीम होती है ना उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या टुगेदर हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये है, इनकी बात यहाँ पे की हुई है। अब इनको नॉमिनेट तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन इनकी शपथ दिलाने का काम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। आपने देखा होगा कोई मंत्री बनता है तो शपथ ले रहा होता है कि भाई मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, देश की रक्षा करूँगा, ध्यान रखूँगा, और अपने पर्सनल इंटेंशंस को साइड पे रख के देश की प्रगति के लिए काम करूँगा। ऐसी एक ओथ सेरेमनी होती है, तो वहाँ पे देखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ओथ उसको दिला रहे होते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं और वो रिपीट करता है। तो अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन जो पीएम की कैबिनेट है वो सिलेक्शन का राइट प्राइम मिनिस्टर का होता है। वैसा ये सब बात यहाँ पे बोली हुई है। अब बताया है कि जो कैबिनेट बनती है कितने मंत्री हो सकते हैं, तो उसका एक रेशियो है, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। लोकसभा में आपकी जितनी सीटें आती हैं उसका 15%। लोकसभा में अगर आप 300 सीटें जीते हो 550 में से, तो 300 का 15%, मतलब 45 हो गया। तो आपकी मिनिस्टर्स की जो टीम है वो 45 मेंबर्स की हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर प्लस अदर 44 मेंबर्स, वैसा होता है। आपको कम रखने हैं तो कम रखो, ज़्यादा रखने हैं तो आप रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वैसा होता है। तो ये कंडीशन है, 15% ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए काम आएगा। बाकी चीज़ें एक बार रीड करनी है तो कर सकते हो। 15% वाला पॉइंट रिपीट है। इसके बाद लास्ट पार्ट है, दिस इज रिलेटेड टू लेजिस्लेचर इन स्टेट। अभी जो बात हो रही थी सेंट्रल लेवल पे हो रही थी, पार्लियामेंट में कितने मेंबर होंगे कितने नहीं, यहाँ बात किसकी हो रही है, स्टेट लेवल की। ठीक है, तो विधानसभा में कितने मेंबर होंगे उसकी बात हो रही है। अब देखो, नॉर्मली ऐसा बोला है कि हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर होता है या एक विधानसभा होती है जिसमें गवर्नर होते हैं और बाकी के मेंबर होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज होते हैं। और थोड़ा इसकी इंफॉर्मेशन समझ लो। इसमें ऐसा बोला है कि कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे विधानसभा के साथ एक और डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं विधान परिषद। एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक दूसरी अथॉरिटी है जिसको इंग्लिश में उन्होंने नाम दिया हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल। थोड़ा इंफॉर्मेटिव है मुझे पता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद, परिषद वर्ड यूज किया जाता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं विधानसभा। असेंबली मतलब सभा, काउंसिल मतलब परिषद। लिख के रख लो, विधान परिषद, विधानसभा। ये पूरा इंफॉर्मेटिव है, तो एमसीक्यू बनेंगे ही बनेंगे। इस कंटेंट में शायद कुछ करेक्शन था, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कौन कौन से स्टेट्स में विधान परिषद है। ये डेटा में शायद चेंज है। देखो, बिहार में विधान परिषद है आज की डेट में, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना भी सही है, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, और एक आंध्र प्रदेश आएगा। करेक्शन कर लो, मेरे नोट्स में अपडेट करना बाकी था। लास्ट टाइम हमने बैच में डिस्कस किया था कि भाई ये अलग जा रहा है, तब जाके क्लियर हुआ कि करेक्शन कर लो। 6 स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद है आज की डेट में, दैट इज, अच्छा आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, सॉरी इसकी जरूरत नहीं, माई मिस्टेक। ठीक, तो आंध्र प्रदेश भी मेंशन है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हट गया, उसमें विधान परिषद नहीं, पहले थी। वो पुराना डेटा मॉड्यूल में था, मैंने वैसे ही रखा था, लेकिन चेंज हो गया। ये एमसीक्यू में खास काम आएगा, कौन से स्टेट में विधान परिषद है, कौन से में नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। फिर बाकी सारे स्टेट्स में एक ही हाउस है विधानसभा। जैसे गुजरात है तो गुजरात में सिर्फ विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, वैसे बोल दिया। अब इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो अपनी विधानसभा है, जो मेन हर स्टेट में होती है, उसमें मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 500 एवरी स्टेट में, और कम से कम 60। तो ये रेंज हो गई 60 से लेके
500। और ये सब जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे सिलेक्ट होके आते हैं। नेक्स्ट बोला है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, उसमें कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। विधानसभा में जितने मेंबर है ना, उसका 1/3 ये होंगे विधान परिषद के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक्चुअली परिषद काउंसिल छोटी सी टीम होती है, सभा तो बड़ी होगी ऑब्वियसली, तो 1/3 मैक्सिमम। तो अगर आपकी विधानसभा में मान लो 450 मेंबर है, तो उसका 1/3 कर लो, तो 150 मेंबर मैक्सिमम विधान परिषद में हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये डेटा है। विधान परिषद में भी कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 40। ये कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। विधानसभा 5 साल के लिए चलती है, क्योंकि हर 5 साल में फिर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन से पहले ना विधानसभा को भंग किया जाता है, उसका मतलब उसको डिसॉल्व किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन करते हैं। और देखना जो इलेक्शंस होते हैं ना, तो उसके टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देते हैं। एक फॉर्मेलिटी होती है कि भाई आपने रिजाइन कर दिया, विधानसभा डिसॉल्व हो गई, अब इलेक्शन होंगे, फिर से आप जीत के आओगे तो फिर से आप शपथ लोगे। तो भले वो सेम पर्सन चीफ मिनिस्टर बना रहेगा, इलेक्शन वापस जीत गया, लेकिन फिर भी उनका रेजिग्नेशन भी सबमिट होता है और उनका वापस से जो है अपॉइंटमेंट भी होता है। प्राइम मिनिस्टर के केस में भी होता है। तो बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं और उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं सारा मैनेजमेंट। एंड देन इलेक्शन में जैसे ही रिजल्ट आ गया, अगर वही कैंडिडेट वापस पीएम बना तो फिर से वो ओथ लेगा, फिर से साइन करेगा। तो कुछ दिन के लिए बीच में प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली रहती है। दिस इज अ फॉर्मेलिटी। चीफ मिनिस्टर वाले केस में भी सेम होता है, वो बात यहाँ पे भी की है इन्होंने। तो नॉर्मली 5 साल तक असेंबली चलनी चाहिए। उससे पहले अगर डिसॉल्व करने की जरूरत पड़ गई तो बात अलग है, बाकी नॉर्मली 5 साल तक रहती है। उससे पहले डिसॉल्व करने की जरूरत तब पड़ सकती है जब नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाए। जैसे भाई सपोज ऐसा है कि 500 सीटें हैं स्टेट में, मेरी पार्टी 270 सीटें जीत के सरकार बना ले, बट मेरी सरकार के एमएलए मेरी पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, तो अब मेरे पास एमएलए बचे हैं 220, तो 500 में से 220 वाले तो सरकार चला नहीं सकते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फिर शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो एक अलग बात होगी। बाकी नॉर्मली 5 साल रहता है। बस ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। गवर्नर वाला आंसर मैंने आपको बोला, अब एक बार रीड करना है, रिपीटेशन है। यहाँ तक आते आते अपने एक पार्ट खत्म हो गया। यहाँ से नया टॉपिक है रिट ज्यूरिसडिक्शन, वो फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। कुछ यहाँ तक नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना है तो बताओ। वो जो 6 वीक्स वाला मैंने आपको टाइम नहीं लिखवाया, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी यहाँ पे लिखा है लास्ट में, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ऑर्डिनेंस की बात की है, गवर्नर वाले आंसर में बोला उन्होंने कि जब वापस से सभा अपना काम करने के लिए आ जाती है, वहाँ से 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो ऑर्डिनेंस फिर से उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट, इसके बाद फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ से फिर कल कंटिन्यू करेंगे।